Welcome back, the students, and today we continue the discuss on the question answer. And in this lecture, we let's discuss in about 60 words question answer. Okay, and the first question: which are the important issues that have hampered our glories? Important issues that have hampered our glories. The meaning of hampered means confined. मतलब सीमित कर दिया है। वो कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन्होंने हमारी प्रतिष्ठा को, हमारी ग्लोरी को सीमित कर दिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक्चुअली हमने जो पूरे लेसन में जो रीड किया है वो रीड भी हमने उन इम्पोर्टेंट इश्यूज के बारे में ही किया है, जैसे चाहे वो ट्रैफिक सेंस हो या फिर क्लीनलीनेस हो, जैसे डिसरिगार्ड ऑफ क्लीनलीनेस हो, तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं जैसे पैराग्राफ्स में। ये पॉइंट सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस। द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव टू नोट हियर, we are at the lowest ebb in social behavior and civic sense. The first sentence we have to mention in the answer, we are at the lowest ebb means situation, हम सबसे निचले स्तर पर हैं सोशल बिहेवियर में और सिविक सेंस में। ठीक है, एंड द इम्पोर्टेंट इश्यूज जो हमें मेंशन करने हैं एक तो नॉइज पॉल्यूशन, जो मेन हेडिंग यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, तो मेन हेडिंग्स को यदि हम फर्स्ट जैसे मेंशन करते हैं तो इस तरह से लिखकर करेंगे, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस वी क्रिएट, 1 मिनट, वन मिनट बेटा, 1 मिनट। ओके, फर्स्ट नंबर आंसर, वी आर एट द lowest ebb in the social behavior and civic sense. The meaning of civic sense, civil ability to think. And the next sentence we have to mention here, हमें यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को मेंशन करना है, तो ये लिखकर हम यहाँ मेंशन करेंगे, जैसे वी क्रिएट पैनिक अमंग पीपल, जिसका मतलब है कि हम लोगों में पैनिक मतलब फियर, जिसे हम फियर कहते हैं यानी डर डर क्रिएट करते हैं या दर्द। ठीक है, दर्द को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नॉइज पोल्यूशन, तो बाय क्रिएटिंग नॉइज पोल्यूशन हमें यहाँ लिखना है बाय क्रिएटिंग नॉइज पोल्यूशन। ओके, एंड द नेक्स्ट हेडिंग, नॉइज पोल्यूशन के जस्ट बाद जो मेन हेडिंग था ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिसऑर्डरली ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके,
और नेक्स्ट पॉइंट होगा ट्रैफिक सेंस, मीन्स लैक ऑफ ट्रैफिक सेंस, ट्रैफिक सेंस की कमी। लैक ऑफ ट्रैफिक सेंस। और नेक्स्ट है इनक्रोचमेंट, मीन्स अतिक्रमण। और इनक्रोचमेंट के बाद क्लीनिनेस, मीन्स डिसरिगार्ड ऑफ क्लीनिनेस। और इसके बाद में है ये पॉइंट धरना बंद रेल रोको, ठीक है। तो स्टेजिंग धरना बंद रेल रोको, ये लास्ट है तो इसलिए एंड लगा के लिखना है। धरना बंद एंड रेल रोको। ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो इश्यूज हैं, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही वो इश्यूज हैं जो हमारी ग्लोरी को हैम्पर करते हैं, मतलब कन्फाइन करते हैं, लिमिट करते हैं या सीमित करते हैं। तो दीज आर स्मॉल इश्यूज, but they are very important, they are very important, they are very important and the question, part of the question, these are the issues that have hampered our glories. Okay, these are the issues hampered our glory. तो यही वो इश्यूज हैं जिन्होंने हमारी ग्लोरी को यानी प्रतिष्ठा को सीमित किया है। तो अगेन मैं आपको ये रिपीट करवा देता हूँ एक बार आंसर। वी आर एट द लोवेस्ट एब, एब मीन सिचुएशन इन द सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस। तो सिविक सेंस और सोशल बिहेवियर में हम सबसे ज़्यादा नीचे वाले स्तर पर हैं। वी क्रिएट पैनिक अमंग पीपल, हम लोगों में दर्द उत्पन्न करते हैं। एक तो बाय क्रिएटिंग नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन बनाकर। डिसऑर्डरली ट्रेवल मतलब अव्यवस्थित ट्रेवल, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जैसे हम लाइन बनाते समय, क्यू बनाते समय भी डिसऑर्डर रहते हैं, ठीक है, और बस या ट्रेन में चढ़ते समय भी प्रॉपर वे में नहीं रहते। और नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रैफिक सेंस, ठीक है, ट्रैफिक नॉर्म्स जितने भी हैं उन सब की कमी को हम शो करते हैं। और एक है इनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण। डिसरिगार्ड ऑफ क्लीनिनेस, ये जो पॉइंट है मतलब जो साफ सफाई है, क्लीनिनेस है, उसके लिए हम डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड मीन्स डिसओबेड, उनकी हाँ मतलब उसका सम्मान नहीं करते, डिसरिगार्ड। एंड स्टेजिंग धरना यानी धरना देकर या बंद या फिर रेल रोको। दीज आर स्मॉल इश्यूज, ये छोटे इश्यूज हैं, बट दे आर वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड दीज आर द इश्यूज, यही इश्यूज हैं दैट हैव हैम्पर्ड आवर ग्लोरी। तो ये आंसर मैंने बोर्ड पे इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ जो लास्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, जैसे ये 9 नंबर क्वेश्चन देखना एक बार। हाउ डू वी लैक इन अवर सोशल बिहेवियर एंड कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस। हाउ डू वी लैक, सोशल बिहेवियर और सिविक सेंस के कल्टीवेशन यानी उसके डेवलपमेंट में हमें कमी कैसे है।
ठीक है। तो जैसा कि हमने उसमें लिखा था कि हम सोशल बिहेवियर और सिविक सेंस में हम लोवेस्ट एप पर हैं, ठीक है। और ये नॉइज पोल्यूशन और ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो हमने लिखे हैं, मतलब एज इट इज द आंसर विल बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, ओके, एंड द सेम एक्सप्लेनेशन लाइक द फर्स्ट नंबर आंसर. In the same order, we discuss on the second number question, and the second number question is how does noise pollution affect our life? ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कि नॉइज पोल्यूशन हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है. तो इसके लिए हम चलते हैं नॉइज पोल्यूशन, जो मेन हेडिंग है नॉइज पोल्यूशन. यस, क्वेश्चन ध्यान रखना कि नॉइज पोल्यूशन हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है. ये देखो, साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर. यहाँ पे दैट मेजर का क्या मतलब है? दैट मेजर का मतलब है साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल, ठीक है. तो यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस हमें ऐसे लिखना है कि साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड द साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल वुड नॉट ओनली बी जेरिंग. तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं काज, यानी कारण बनता है, नॉट ओनली जेरिंग बट आल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स, ठीक है. तो इसका कंप्लीट मतलब ये हो जाएगा कि ये जो नॉर्मल रेंज डेसिबल का जो साउंड है, ठीक है, मतलब सुनने की भी एक यूनिट है, उससे ज़्यादा अगर हम सुनते हैं तो ये हमारे कानों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ये हाई पिच्ड नॉइज माना जाता है, ठीक है. तो ये जो नॉर्मल रेंज डेसिबल है उससे ज़्यादा साउंड अगर हम रिसीव करते हैं, ठीक है, तो ये नॉट ओनली मतलब न केवल जेरिंग का मतलब इरिटेटिंग का मतलब चिड़चिड़ेपन का कारण बनता है, बल्कि ये हमारी जो सुनने वाली हियरिंग जो सेंस ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को भी ये डैमेज करता है. तो यहाँ पे हमें केवल डैमेज ही लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो काज नॉट ओनली जेरिंग बट आल्सो डैमेज टू अवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स. तो एक सेंटेंस तो आपका ये हो जाएगा. और उसके बाद में हमें ये जितने भी मीन्स हैं, जैसा कि हमने एक शॉर्ट आंसर की क्वेश्चन में लिखा भी था, तो हमें ऐसे ये सेट करना है. जैसे ये नाम तो हमने पहले भी लिखे थे, जैसे एक तो टीवी प्रोग्राम है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर है, या फिर गसिप, और नेक्स्ट है चिट चैट, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा व्हीकल भी हमने डाला था पॉइंट में. तो हमें यहाँ लिखना है कि हाई पिच्ड नॉइज, ठीक है, इस तरह से हाई पिच्ड नॉइज ऑफ टीवी प्रोग्राम, नेक्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ए टेप रिकॉर्डर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, इसके साथ में ए गसिप और चिट चैट एंड द नॉइज ऑफ द व्हीकल, ठीक है, नॉइज ऑफ ए व्हीकल. अब ये सेंटेंस ऐड करना, काज मे अफेक्ट ए सीरियस स्टूडेंट, एक सीरियसली स्टडी करने वाले स्टूडेंट को अफेक्ट कर सकता है. एक सीक पर्सन यानी बीमार आदमी को अफेक्ट कर सकता है. और नेक्स्ट हम देखेंगे और भी है, ए पीस लविंग बीइंग, ए पीस लविंग बीइंग का मतलब पर्सन. तो एक शांति प्रिय व्यक्ति को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है. और इसमें फिर आगे आप जोड़ेंगे इट में काज एगोनी टू हिम और हर. एगोनी का मतलब होता है पीड़ा, ये उसके लिए पीड़ा का कारण बन सकता है. और नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ, एक ये पॉइंट आपको जरूर डालना है, इट आल्सो काज, हाँ ये रहा, बिल्डिंग में कोलैप्स ड्यू टू दिस या बिकॉज ऑफ दिस या बिकॉज ऑफ इट. बिल्डिंग में कोलैप्स बिकॉज ऑफ इट मीन्स नॉइज पोल्यूशन. तो नॉइज पोल्यूशन के कारण जो बिल्डिंग है वो भी फॉल डाउन हो सकती है या नीचे गिर सकती है, ठीक है. तो इस तरह से नॉइज पोल्यूशन के जो अफेक्ट हैं वो अफेक्ट हमें देने हैं आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है.
नेक्स्ट द थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाउ कैन यू कीप पब्लिक प्लेसेज क्लीन। मतलब है कि पब्लिक प्लेसेज को आप साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो साफ सुथरा रखने के लिए जो मेन हेडिंग, जो हमने मेन जो मैटर रीड किया था उसका नाम था क्लीनलीनेस। तो इसके लिए हमें क्लीनलीनेस में जाना होगा और फर्स्ट हम क्वेश्चन की जो लाइन्स हैं वो इस तरह से ले सकते हैं, जैसे इसको अफर्मेटिव बनाना है, यू को तो आपको लिखना है वी कैन कीप पब्लिक प्लेसेज क्लीन। तो वी कैन कीप पब्लिक प्लेसेज क्लीन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पैसेज में और मेन हेडिंग का नाम है क्लीनलीनेस, ये रहा। by throwing the rubbish and waste material at a proper place, proper place का मतलब होता है डस्टबिन, मीन्स डस्टबिन। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, जैसा कि हमने एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन लिया। और आगे हम लिखेंगे बाय थ्रोविंग, मतलब फेंक कर, द रबीश, कूड़ा कचरा और वेस्ट मटेरियल, और वो भी एक प्रॉपर प्लेस में, मतलब प्रॉपर जगह जो बनाई हुई है, मतलब नॉर्मली डस्टबिन से मतलब होता है इसका। तो डस्टबिन में वेस्ट मटेरियल और रबीश को फेंक कर हम हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको क्लीन रख सकते हैं। अब इसके अलावा ये जो पॉइंट हमने रीड किए थे, इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब है कि जितने भी पब्लिक प्लेसेज हैं उन पब्लिक प्लेसेज पर हमें जो वेस्ट मटेरियल है या जो रबीश है वो नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। तो या तो इस तरह से ले सकते हैं कि रबीश मस्ट नॉट बी थ्रोन, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं तो आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस बनेगा, ये ध्यान रखना। जैसे रबीश यानी कूड़ा कचरा और वेस्ट मटेरियल लेना चाहो तो ये भी ले लो, और पैसिव वॉइस बनेगा मस्ट नॉट बी और थ्रोन, मतलब नहीं फेंकना चाहिए, मस्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एट पब्लिक प्लेसेज, सार्वजनिक जगहों पर। तो ये भी एक तरीका है सफाई बनाए रखने का। और एक जो इसे हमने ये पढ़ा, वी मस्ट स्टॉप द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स हु स्पॉइल द रोड्स, हाउसेज, पब्लिक प्लेसेज एंड हेम्पर ट्रैफिक। हेम्पर का मतलब है ऑब्स्ट्रैक्ट, यानी बाधा डालते हैं ट्रैफिक में। और दे आल्सो का सीरियस एक्सीडेंट। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें लिखना है वी मस्ट स्टॉप, हमें रोकना चाहिए, या वी शुड स्टॉप। तो वी शुड स्टॉप या वी मस्ट स्टॉप द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, जो आवारा जानवरों के फ्री मूवमेंट को रोकना चाहिए। आवारा जानवर हु स्पॉइल्स द रोड, हाउस, पब्लिक प्लेसेज, इन जगहों को खराब करते हैं और ट्रैफिक में बाधा डालते हैं और वे सीरियस एक्सीडेंट का भी कारण बनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लीनिनेस के लिए सही हैं। और इसके अलावा हमने ये भी रीड किया था कि जो ऑफेंडर्स हैं उन्हें सजा दी जानी चाहिए। ये देखो ये लाइन, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट क्लीनिनेस इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एंड द ऑफेंडर्स शुड बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली विद प्यूनिटिव मेजर्स। पैरामाउंट का मतलब है ग्रेट, तो हमें ये समझना चाहिए क्लीनिनेस मतलब ग्रेट इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है क्लीनिनेस। और जो ऑफेंडर्स हैं मतलब अपराधी हैं, उनके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करना चाहिए। और विद प्यूनिटिव मेजर का मतलब गिविंग ए पनिशमेंट, पनिशमेंट देकर, ठीक है। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हुआ। और इसके साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन और क्लियर करता हूं। जैसे ये पॉइंट्स हमने अभी लिखे थे, एक क्वेश्चन और भी है, जैसे ये था थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 पर एक बार बाद में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप रीड करें, जैसे व्हाट मेजर्स कैन वी टेक टू मेक क्लीन आवर सराउंडिंग्स। तो हमारे आसपास के वातावरण को क्लीन बनाए रखने के लिए वो कौन से मेजर्स हैं, यानी कौन से तरीके हैं
जो हम उठा सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको तो जैसे हमने लाइन टू लाइन लिखा तो इसके मेजर्स हम पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग क्या बनेगा, पॉइंट यही लिखने हैं, ठीक है, सेंटेंस यही होंगे, बस उनको पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट्स में कैसे लिखना है, एक बार और उसको रिपीट करता हूँ, देखो यहाँ पर आपको लिखना है वी कैन टेक द फॉलोइंग मेजर्स, क्योंकि नीचे जो पॉइंट्स हम लिखेंगे तो उसके लिए हम लिखते हैं फॉलोइंग्स, यानी नीचे दिए गए। वी कैन टेक द फॉलोइंग मेजर्स टू मेक क्लीन आवर सराउंडिंग्स, समझ गए होंगे। उसके बाद में डैश लगाना है, और जो फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, देखो अभी हमने डिस्कस किया, अगेन डिस्कस, ये तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये लिया था। फर्स्ट पॉइंट आपका बनेगा जो हमने यहां पर लिया था, ये रहा रबीज और वेस्ट मटेरियल के लिए कि वी मस्ट थ्रो, फर्स्ट पॉइंट, वी मस्ट थ्रो द रबीज एंड वेस्ट मटेरियल एट प्रॉपर प्लेस लाइक डस्टबिन। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट जो हमने यहाँ लिखा था कि ये रबीज मस्ट नॉट बी थ्रोन एट पब्लिक प्लेसेस, तो 2 पॉइंट ये हो गए। और थर्ड पॉइंट आपका ये हो जाएगा वी मस्ट स्टॉप द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, ठीक है, ये आगे लिखें तो ठीक है। हु स्पॉइल्स द रोड्स, हाउसेज, पब्लिक प्लेसेज एंड हैम्पर ट्रैफिक। तो 3 पॉइंट आपके यहाँ बनते हैं। और चौथा पॉइंट ये रहा द ऑफेंडर्स शुड बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली विद प्यूनिटिव मेजर्स। तो इस तरह से हमने 4 पॉइंट इसमें लिखे, और ये 4 पॉइंट ही हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के आंसर में लिखे थे, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। अब जो एक क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ दिया था, यस, द 4th नंबर क्वेश्चन, why has the movement on roads become dangerous? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि रोड पर जो मूवमेंट है वो डेंजरस क्यों है, ठीक है। तो डेंजरस किसकी वजह से है, ये रीजन हम लिखेंगे वहां जाकर। और पहले आपको जो क्वेश्चन पार्ट लिखना है तो ये समझ में आ गया होगा, जैसे क्वेश्चन को हम अफर्मेटिव कैसे लिखते हैं, द मूवमेंट ऑन रोड, ये आपका सब्जेक्ट है, द मूवमेंट ऑन रोड्स हैज बिकम डेंजरस, ठीक है, हैज बिकम डेंजरस। अब हम अपने पैराग्राफ में चलते हैं, और कौन से हेडिंग में जाना है आपको पता है, ट्रैफिक सेंस में जाना है, ट्रैफिक सेंस में, इनक्राउचमेंट के ऊपर ये रहा ट्रैफिक सेंस। तो जो हमने पार्ट क्वेश्चन का लिया था, आगे हमको ऐड करना है बाय वॉयलेंस ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रेसली, ठीक है। तो बाय वॉयलेंस ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स का मतलब है जो ट्रैफिक के लिए जो रूल्स बने हुए हैं उनका उल्लंघन करके, और एक है तेजी से यानी स्पीडली ड्राइविंग करके। तो एक सेंटेंस तो आपका ये कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट सेंटेंस जो हमने एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी लिखा था, यहाँ हमें सब्जेक्ट लेना है वी इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग सच एज हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक ए व्हीकल, व्हेन टू टेक ए टर्न, ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर एंड स्मोकलेस, ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स, etc, ठीक है। और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने नीचे और भी लिखा था, वो भी आपको इसमें ऐड करना है, जैसे यहां से कि overloaded of vehicles and overtaking of vehicles also cause the risk of an accident। तो ये भी एक एक्सीडेंट के रिस्क का कारण बनते हैं। कौन से, एक तो ओवरलोडेड व्हीकल्स, एक ओवरटेकिंग तो उसमें आ गया था, ओवरलोडेड नहीं आया था, तो ओवरलोडेड व्हीकल्स आ जाएगा कि ओवरलोडेड व्हीकल्स आल्सो काज द रिस्क ऑफ एन एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस आंसर, ये जो आंसर है क्वेश्चन, ये कंप्लीट होगा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं,
ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप चैप्टर को एक बार पढ़ लें और बहुत अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद में ही आप जो क्वेश्चन आंसर के लिए जो लेक्चर हैं उन लेक्चर्स को रीड करें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द राइटर हाउ कैन वी एक्सप्रेस अवर प्रोटेस्ट विदाउट काजिंग एंड डिफिकल्टीज टू अदर्स। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। राइटर के अकॉर्डिंग हम हमारे प्रोटेस्ट को कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, कैसे शो करते हैं। प्रोटेस्ट मतलब है विरोध। विदाउट काजिंग एंड डिफिकल्टी टू अदर मतलब दूसरों को कोई परेशानी हुए बिना, तो दूसरों को कोई परेशानी हुए बिना हम हमारे प्रोटेस्ट को कैसे एक्सप्रेस करें। तो महात्मा गांधी ने जो तरीके बताए थे उन तरीकों के द्वारा। तो पहले तो आपको लिखना है आंसर में अकॉर्डिंग टू द राइटर, इसके बाद में कोमा लगा दें और इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बना लें। ये अफर्मेटिव हो जाएगा वी कैन एक्सप्रेस से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर वी कैन एक्सप्रेस अवर प्रोटेस्ट विदाउट काजिंग एंड डिफिकल्टीज टू अदर्स। अब मैं ले चलता हूं आपको पैराग्राफ में, ये लास्ट लाइन्स हैं ये। आगे बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ, यहां पर आप लिखेंगे बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक सोन बाय महात्मा गांधी। तो ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्व्स टू इनकन्वीनियंस फॉर देयर काज। इस सेंटेंस को आप इस तरह लिखें कि द राइटर वांट्स दैट ये दे कौन है, ये है प्रोटेस्टर्स, कि द प्रोटेस्टर्स। तो यही लिख दें आप दे की जगह दैट के बाद में कि द प्रोटेस्टर्स, ये रहा द प्रोटेस्टर्स वुड देन पुट ओनली देमसेल्व्स टू इनकन्वीनियंस। तो इससे क्या होगा कि जो प्रोटेस्टर है मतलब जो विरोध करने वाले हैं, असुविधा केवल उन्हीं को होगी और फॉर देयर काज उनके पर्पज के लिए, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस तो जो हमें यहाँ मिल गए। अब इस चीज को समझाने के लिए वो एक एग्जाम्पल भी देता है, और एग्जाम्पल किसका देता है, वर्कर्स ऑफ ए शू फैक्ट्री इन जापान का, ठीक है। तो आगे हमने लिखना है जैसे राइटर इसमें मेन कॉमन सब्जेक्ट है, तो द राइटर आल्सो गिव्स एन एग्जाम्पल, द राइटर आल्सो गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ द वर्कर्स ऑफ ए शू फैक्ट्री इन जापान, ठीक है। अब they made shoes of different size of right foot only, and when the dispute was settled they made shoes of left foot, thus completing pairs। तो ये एग्जाम्पल देता है, तो ये एग्जाम्पल भी हमें यहाँ मेंशन करना है। और गांधी जी के बताए हुए जो दो तरीके हैं सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक, तो वो भी हमें यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। और इनके द्वारा क्या होगा कि जो असुविधा होगी वो केवल प्रोटेस्टर को ही होगी, जो विरोध करेगा केवल उसी को होगी, ठीक है। Yes. In the same order, the question number 7. Question number 7. Which is the superior between the muscle power and the brain power, और why? क्यों? मसल पावर और ब्रेन पावर इन दोनों में सुपीरियर कौन है और क्यों है? अब कहा तो ऐसा ही जाता है कि द ब्रेन पावर इज सुपीरियर देन द मसल पावर, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। रियलिटी में अकॉर्डिंग टू द राइटर रियली में जो मसल पावर है वो ब्रेन पावर से सुपीरियर है। तो हमें यहाँ दोनों ही चीज़ें शो करनी है और फिर इसका रीजन भी बताना है कि मसल पावर ब्रेन पावर से सुपीरियर क्यों है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस वी हैव टू मेंशन हियर, इट इज ऑलवेज सेड दैट ब्रेन पावर इज सुपीरियर देन द मसल पावर, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस होगा आपका
इट इज ऑलवेज सेड, ये हमेशा कहा जाता है, दैट द ब्रेन पावर is superior than the muscle power. हाँ, MUSCLE मसल पावर। ठीक है, अब आगे के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इसके पैराग्राफ में, और ये पॉइंट मिलेगा आपको इनक्राउचमेंट हेडिंग में। इनक्राउचमेंट जो क्लीनिनेस के जस्ट ऊपर है, ये रहा। तो आगे आगे हमें मेंशन करना है, बट इन रियलिटी, ठीक है, बट इन रियलिटी द मसल पावर इज स्ट्रोंगर देन द ब्रेन पावर। ठीक है, फिर generally those with muscle power are uncivilized, they consider public property their own, making a small beginning they grab whatever maximum property they can in course of time, thus snatching the rights of civilized and law abiding citizens। और ये हमने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी लिखा था तो इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन आपको बताता हूँ शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, कि जैसे दे मेक ए स्मॉल बिगनिंग, मतलब एक छोटी सी शुरुआत करते हैं, एंड दे ग्रैब मैक्सिमम प्रॉपर्टी, और वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी को कैप्चर कर लेते हैं, एंड स्नेच द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, और जो सिविलाइज्ड पर्सन है, सभ्य व्यक्ति, और जो कानून को फॉलो करने वाले सिटीजन्स हैं, उनके राइट्स को छीनते हैं, उनके राइट्स को स्नेच करते हैं, मतलब छीनते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा आप इसमें जो ऐड कर सकते हैं, जैसे ये लाइन लिख सकते हैं कि देयर इज नो वन, जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको अफर्मेटिव लिखें, देयर इज नो वन टू चेक एंड थवार्ट देयर डिजाइन्स। डिजाइन्स मीन्स विलिंग्स, मतलब उनकी इच्छाओं को रोकने वाला कोई नहीं है। डिजाइन्स मीन्स विलिंग्स, उनकी इच्छाओं को रोकने वाला कोई नहीं है। चेक और स्टॉप दोनों का, थवार्ट दोनों का मतलब है स्टॉप। ठीक है, तो ये आंसर भी अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 and it will be the last question. How do the workers of a shoe factory in Japan demonstrate their protest? जिसका मतलब है कि जापान में जो शू फैक्ट्री के वर्कर्स थे, उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को, मतलब अपने विरोध को कैसे प्रदर्शित किया। डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स शो करना, SHOW, शो करना। तो इसको यदि आप अफर्मेटिव लिखें तो ये अफर्मेटिव पार्ट होगा, द वर्कर्स ऑफ ए शू फैक्ट्री इन जापान, और ये वर्ब है डिमॉन्स्ट्रेट, तो ये प्रेजेंट सिंपल में आपको मेंशन करना है। तो द वर्कर्स है तो ये डिमॉन्स्ट्रेट ही रहेगा। अगेन रिपीट, द वर्कर्स ऑफ ए शू फैक्ट्री इन जापान डिमॉन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट इन ए यूनिक वे, इन ए यूनिक वे, मतलब अद्वितीय रूप में। अद्वितीय रूप में, यूनिक का मतलब होता है स्ट्रेंज, अद्वितीय, तो अद्वितीय रूप में अपने प्रोटेस्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। अब सेम स्टोरी लिखनी है जो पैराग्राफ में दी हुई है। ये अगेन अंडरलाइन कर लेना। ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो हो ही गया। आगे यहां से स्टार्ट करना है। दे मेक शूज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ राइट फुट ओनली, और व्हेन द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड दे मेड शूज ऑफ लेफ्ट फुट, दैट्स कंप्लीटिंग पेयर्स। इट caused inconvenience to none and the initial loss to the owners was made good a little later। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमें देना है और ये पास्ट में ही लिखा जाएगा।
क्योंकि ये जो घटना है वो घटित हो चुकी है, ठीक है। तो जो एवेंट आप लिखेंगे वो पास्ट में, बाकी जो फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट सेंटेंस, वो आपका प्रेजेंट में ही रहेगा। तो इस तरह से, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था। तो इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें थोड़ा सा आपको बेनिफिट ये हुआ, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 9 इक्वल है, और क्वेश्चन नंबर जैसे थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेसन को, और ज़्यादातर यदि आप जैसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अगर याद करते हैं ना, तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो मेन लाइन्स हैं वो हमने यही रिपीट की हैं। ओके स्टूडेंट्स, रीड द लेसन अगेन एंड अगेन, लाइन टू लाइन स्टडी। PDF जल्दी भेज देंगे, ओके। और ये जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, तो इसी तरह फाइंड आउट करना, और ये जो मेथड है इस मेथड को बनाए रखना, ठीक है। क्योंकि ये सीन और अनसीन पैसेज आगे फ्यूचर में कंटिन्यूअस आपका पीछा करेंगे। तो ये जो हैबिट है, इस हैबिट को आप बनाए रखेंगे कि जैसे आपने लेसन को रीड किया, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़कर उस पैराग्राफ में जाने की कोशिश करें। तो ये जो हैबिट है, ये हैबिट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके स्टूडेंट्स, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे।